MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर किंग पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट को पावर्ड बाय वेक्टर स्टैक्स। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आज ऐश्वर्या के एजेंडा में बात बदलती दुनिया के बदलते दस्तूर की, बदलते हुए नए समीकरणों की। किस तरह से इस बदलते समय में सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनका ना कोई मतलब है ना कोई औचित्य। कोई कहता है ये बदलते समय के साथ बदलता हुआ संसार है। बात उसकी भी कि कैसे एक धर्म के बारे में अगर कोई बात करे तो वो लाउड स्पीकर लगा के भी कर सकता है। मैं बात सिर्फ भारत की नहीं दुनिया भर की कर रहा हूं और किसी भी और धर्म के बारे में बोलने वालों को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में सरेआम हजारों लोगों के सामने गोली मार दी जाती है। बात एक खास व्यक्ति की नहीं, बात ये जो व्यक्ति इस समय ऑन स्क्रीन है, आप इसको जानते हो या ना जानते हो, आपने इसके बारे में सुना हो या ना सुना हो, ये कौन है, क्यों इसको सरेआम अमेरिका में मारा गया, ऐसा क्या बोला था इस व्यक्ति ने जो हजारों लोगों के सामने, सिक्योरिटी के सामने, अमेरिकी कमांडोज के सामने इसको सरेआम मार दिया गया। और ये क्या इतना खास आदमी था कि जिसकी मौत के बाद ये वो विजुअल्स हैं, मैं बताता कब चलाने, लेकिन गरिमा इज सुपर फास्ट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस शनिवार तक अमेरिका का झंडा हाफ मास्ट पे कर दिया है, यानी पूरा अमेरिका शोक में है। कौन है ये व्यक्ति, क्यों मारा इसको, इसके बारे में बात बताऊंगा, लेकिन पहले कारण, क्योंकि बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बात पूरे सिस्टम की है, बात पूरी प्रणाली की है, पूरे विश्व की है। जैसा मैंने कहा, यह बदलते समीकरण की है। यह हमें देखना पड़ेगा कि आखिरकार कौन है ये लोग जो किसी को बोलने नहीं देना चाहते, कौन है ये लोग जो किसी और की सुनना नहीं चाहते, कौन है ये लोग जो इतने डेस्परेट हो जाते हैं। और ये सिर्फ अमेरिका नहीं, ये पूरे दुनिया भर की हालत है कि वो गोली मारना पसंद करते हैं बनस्पत के बहस करने की। इसमें बात अमेरिका के गन कल्चर की भी हो सकती है कि इतना आसान है किसी को भी सरेआम सो कॉल्ड दुनिया की सबसे पुरातन डेमोक्रेसी में शांत करना। कितना आसान है किसी को भी इस दुनिया से मिटा देना। लेकिन उस सबसे पहले बात लेफ्ट वर्सेस राइट की। जी हां, क्योंकि ये सब, चाहे बात चार्ली कर्क की हो जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, यह बात दुनिया में किसी भी और चीज की, ये सारी चीजें लेफ्ट वर्सेस राइट के इर्द गिर्द घूम रही हैं। लेफ्ट वर्सेस राइट यानी वामपंथ बनाम दक्षिणपंथ। जो लगातार जो खाई है लेफ्ट वर्सेस राइट के बीच, वो बढ़ती जा रही है। इन दोनों के बीच एक ऐसी खाई, एक ऐसी दरार है जो आइडियोलॉजिकल थी, लेकिन वो आइडियोलॉजी से कब बंदूक तक पहुंच गई लोग समझ नहीं पाए। ये दोनों आइडियोलॉजीज एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, 180 डिग्री विपरीत, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ व्यू विपरीत है। यानी इनका नजरिया एक दूसरे से मेल नहीं खाता, उनका उद्देश्य भी पूरी तरह से अलग है, उनका टारगेट, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, वो संपूर्णतः अलग है। लेकिन दोनों लोकतंत्र का भाग है और यही खूबसूरती है
लोकतंत्र की? क्यों भारत कहता है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? क्यों अमेरिका डंके की चोट पे कहता है कि वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, अमेरिका? लेकिन उसी अमेरिका में गन कल्चर पे बोलने वाले, उसी अमेरिका में जीसस क्राइस्ट पे बोलने वाले, क्रिश्चियनिटी पे बोलने वाले चार्ली कर्क को सरेआम गोली मार दी जाती है। क्यों? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, लेफ्ट और राइट की बढ़ती हुई दरार। ये लेफ्ट और राइट के विचारों की दरार है। हमने बड़े बड़े डिबेट देखे, हमने बड़े बड़े बहस सुनी है, हमने बड़े बड़े लोगों की बहुत हाई टेम्परेचर डिबेट सुनी है, लेकिन वो डिबेट्स होती थी, गोलियां नहीं चलती थी। ये डेमोक्रेसी में शब्दों की जगह गोलियों ने कब ले ली? शब्दों की जगह बंदूकों ने कब ले ली? इतना डेस्परेट हो गए हैं, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कुछ लोग कि सिर्फ जीसस क्राइस्ट की बात करने पे, सिर्फ और सिर्फ दर्शकों, गन कल्चर की बात करने पे सरेआम गोली मार दी। मैं फिर बोल रहा हूं, बात एक व्यक्ति की नहीं, बात सोच की है, बात लेफ्ट और राइट की है। अगर अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, अगर अपनी बात को सही ठहराने के लिए आपको किसी का खून करना पड़े, आपको किसी को गोली मारनी पड़े, तो ऐसा उद्देश्य किस काम का? और क्या ऐसे उद्देश्य की या क्या इस सोच की आज की डेमोक्रेसी में, 2025 की डेमोक्रेसी में जगह है? मेरी माने तो सचमुच लोकतंत्र में ऐसी सोच की भारत हो या अमेरिका, कोई जगह नहीं है। There is no place for violence। दर्शकों, लोग कहते हैं कि अमेरिका, जैसा मैंने कहा, अभी जनरल्स आएंगे, एनालिस्ट आएंगे, फॉरेन। मैं सिर्फ कह रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं इस समय मेरे स्क्रीन में, ये दुनिया भर में द राइज ऑफ द राइट के चेहरे हैं। द राइज ऑफ द राइट, समझ रहे हैं आप? लोग डोनाल्ड ट्रंप को भारत में, मैं बैठ के अगर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को एनालाइज करूंगा, उसका विश्लेषण करूंगा, तो ऑब्वियसली भारत के लिए ठीक नहीं है। अगर मोदी के, नरेंद्र मोदी के नियमों को, जिसमें उन्होंने भारत के, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, कृषि क्षेत्र को अमेरिकी कंपनियों के लिए नहीं खोला, वो अमेरिका में बैठे हुए मीडिया या अमेरिका में बैठे हुए लोगों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मोदी अपने देश के लिए राष्ट्रवादी है, डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लिए है, मेलोनी अपने देश के लिए है, लूला अपने देश के लिए है। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे ज्यादा का विरोध अमेरिका में कब हुआ? जब उन्होंने इल्लीगल इमिग्रेंट्स, यानी घुसपैठी, इल्लीगल घुसपैठियों के खिलाफ पिछली बार जब राष्ट्रपति बने तो दीवार बनाई, और इस बार उनको जबरदस्ती आईस, एक पुलिस डिपार्टमेंट का अलग डिवीजन बनाई, आईसीई, और उसको बना के जितने भी इल्लीगल घुसपैठी थे, चाहे उसमें भारतीय हैं, अगर इलीगली गए हैं तो वो अमेरिका के लिए घुसपैठी हैं, उनको निकाला। वो भारत में बैठे लोग, वो मेक्सिको में बैठे, वो कनाडा में बैठे, वो दुनिया की किसी और में बैठे राजनेता अगर देखेगा कि मेरे देश को, लोगों को अमेरिका निकाल रहा है, तो उसके लिए ट्रंप गलत है। लेकिन अमेरिकियों से पूछिए, क्योंकि मेरी अगली लाइन यह है दर्शकों, कि अगर हम हिंदुस्तानी, अगर हम भारतीय रोहिंग्याओं को, उन इल्लीगल इमिग्रेंट्स, उन घुसपैठियों को जो जबरदस्ती हमारी बाउंड्रीज, हमारे बॉर्डर को पार करके हिंदुस्तान में घुसे, अगर उनको निकालते हैं बाहर, तो म्यांमार में जाके, बर्मा में जाके हम पूछेंगे क्या उनकी सरकार से या रोहिंग्याओं के नेता से? तो वो क्या बोलेंगे? वो वही बोलेंगे जो हमारे यहां कुछ लोग अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए बोलते हैं, उनकी इस नीति पे। ये डिवीजन है। ये वही लोग हैं जो अमेरिका में भी अपने आप को उदारवादी, बड़ी सोच का लोग बोल के, हम बड़ी सोच के हैं, सबको आने दो, बॉर्डर खोल दो,
वही सोच के लोग भारत में भी हैं, आपके हमारे बीच में भी हैं। उनकी नुमाइंदगी लोकसभा राज्यसभा दोनों में है, जो कहते हैं नहीं बॉर्डर खोल दो, नहीं आने दो, नहीं कोई आया है इलीगली रह रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ड्रग्स बेच रहा है, असला बना रहा है, जो कर रहा है सारे गैर कानूनी काम कर रहा है, उसको करने दो मानवता के नाम पे, इन द नेम ऑफ इंसानियत। लेकिन कब तक और कहां तक? हर चीज को अपने परिप्रेक्ष्य में रख के सोचना जरूरी है। दूसरे पे उंगली उठाना आसान है, बहुत आसान है दूसरे पे उंगली उठाना। इसलिए मैंने कहा वो सारे लोग जो ट्रंप के ऊपर उसकी इस बात पे घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन पे सवाल खड़ा करते हैं, वो अपने परिप्रेक्ष्य में भी देखें और फिर सोचें और फिर बात करें कि आखिर दिक्कत क्या है। दिक्कत सिर्फ एक है, राइट बनाम लेफ्ट, राइट वर्सेस लेफ्ट, और ये सोच की दिक्कत है, ये सोच का फर्क है। जब तक बात सोच पे थी, जब तक बात डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे थी, जब तक बात दो अलग अलग धारणाओं की थी, दो अलग अलग रास्तों की थी, तब तक ठीक था। इन दोनों रास्तों की जगह डेमोक्रेसी में इतनी जगह है कि वो इन दोनों को अपने में संभाले। लेकिन जैसे ही आप बंदूक उठा लेते हैं, जैसे ही आप अपने प्रतिद्वंदी की बात नहीं उस पर बंदूक चला के उसको शांत करना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या नेपाल, चाहे वो यूरोप हो या हिंदुस्तान, जैसे ही आप बंदूक उठाते हैं आपका टारगेट, आपका उद्देश्य समाप्त हो जाता है। नेपाल में आज वो युवा जिन्होंने इसको जेन-ज़ी का प्रोटेस्ट बताया था, आज वो डिवाइडेड हैं। क्यों? क्योंकि आधे युवा चाहते हैं कि राजशाही वापस आ जाए, नेपाल का वो गौरव वाला समय जब एक राजघराना नेपाल पे राज करता था वो वापस आ जाए, और आधे कहते हैं नहीं, वी वांट द प्रो अमेरिकन रैपर बैक। तो बात चाहे नेपाल की हो या बात हो इटली की, बात हो फ्रांस की, यूरोप की बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम, द ग्रेट यूनाइटेड किंगडम वेयर द सन नेवर सेट्स। उस यूके की हालत देखिए, उस इंग्लैंड की हालत देखिए, जो वो कर रहे हैं उनको मुबारक। यूरोप के बारे में इटली के प्रधानमंत्री की वो टिप्पणी याद है आपको जनरल साहब, या भूल गए अवधेश जी आप? रविंद्र जी याद होगा आपको कि दिक्कत अफ्रीका से नहीं, दिक्कत अफ्रीका से आ रहे इलीगल इमिग्रेंट्स की नहीं, दिक्कत अफ्रीका से आ रहे उन जबरदस्ती घुसने वाले घुसपैठियों से नहीं, दिक्कत यूरोप के उन देशों से है जिन्होंने जबरदस्ती साल नहीं, दशक नहीं, कई सौ साल से अफ्रीका के ऊपर, अफ्रीका के उन देशों के ऊपर प्रताड़नाएं की हैं। यह बोल देना आसान है कि यूरोप में, इटली में, फ्रांस में, यूके में, स्पेन में, पोर्चुगल में, स्विट्जरलैंड में जबरदस्ती अफ्रीकन इमिग्रेशन हो गया है। लेकिन कोई ये बोलता है, मेलोनी के अलावा मेरे को एक राजनेता बताइए पूरे यूरोप का जिसमें यह दम हो कहने का कि गलती अफ्रीका की नहीं, गलती यूरोप के उन देशों की है जिन्होंने अफ्रीका को अपना स्लेव समझा, जिन्होंने अफ्रीकी देशों को अपनी जागीर समझी, अपने बाप की जागीर समझी। और आज when the chickens have come home to roost, तो कह रहे हैं बॉर्डर सील कर दो। दिक्कत उस सोच की है जो यह सोचता है कि यूरोप में बैठ के अफ्रीका के देशों के पैसे भी फ्रांस छापेगा, अफ्रीका के देशों के पैसे और सिक्का, सोना, उनके डायमंड स्पेन रखेगा, लेकिन उनको $1 या £1 या €1 से भी कम एक दिन में एक आदमी को 12 घंटे मेहनताना देगा। तो यह होगा जो नेपाल में हुआ है। क्योंकि मैं आपको बात बताऊं, पिछले 24 घंटों में गरिमा, एक तरफ नेपाल दिखा दीजिए और एक तरफ चार्ली कर्क, क्योंकि इसके बाद मैं अपने एनालिस्ट के पास जा रहा हूं। चार्ली कर्क ये अमेरिकी व्यक्ति जो कि प्रो रिपब्लिकन, प्रो डोनाल्ड ट्रंप, ये बात धर्म की भी करते थे। ये कहते थे सारे धर्मों की बराबर, सारे धर्म बराबर है,
अगर आपके सबको अपने आराध्य, सबके आराध्य सर्वोपरि हैं, मैं हमेशा कहता हूं किसी के आराध्य पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर मेरा आराध्य तुम्हारे आराध्य से कम क्यों? चार्ली कर्क सिर्फ ये कहते थे कि जीसस क्राइस्ट भी असली थे, और उस दिन जिस दिन उन्हें गोली मारी गई उससे ठीक 40 सेकंड पहले वो यही बोल रहे थे, लेकिन किसी को बर्दाश्त नहीं था। किसी से यह बर्दाश्त नहीं था कि उसने ये कैसे बोल दिया कि उसके आराध्य भी असली है। उसने ये कैसे बोल दिया? ये दो जो तस्वीरें हैं दर्शकों, एक अमेरिका के चार्ली कर्क को सरेआम मारने की, और दूसरा नेपाल में ये अनार्की, नेपाल में ये प्रोटेस्ट, नेपाल में ये कू होने की। आपको पता है सबसे ज्यादा कहां प्रोपोगेट वायरल हो रही है? अफ्रीका में, अफ्रीका में। लोग कह रहे हैं नेपाल एक छोटे से देश, एक तरफ चाइना से घिरा हुआ, एक तरफ इंडिया से, वहां का युवा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? और दूसरा हिंदुस्तान में, भारत में एक पूरा सेक्शन है जनरल दयाल, पूरा सेक्शन ऑन विच यू हैव टू कमेंट टुडे। आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी उन लोगों पर जो ये कहते हैं कि ये ठीक है, जब नेपाल कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? करप्शन नेपाल में है, भारत में नहीं। मैं नहीं कहता कि भारत पूरी तरह करप्शन से अछूत है, ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं होता, रियलिटी है। लेकिन जो नेपाल में हुआ या जो अमेरिका में हो रहा है, उससे आप क्या आप अपना उद्देश्य प्राप्त कर पाएंगे? जब बांग्लादेश में हो रहा था जनरल दयाल, वहां के युवा बाहर आके बोल रहे थे, ओ वी आर वेरी हैप्पी, आदि बंगाली, आदि हिंदी, आदि इंग्लिश कंबाइन करके ग्लोबल सिटीजन्स बन के बोल रहे थे, अरे वी विल अचीव दादा, हम ऐसा कर लेंगे कि आप भी देखोगे। कहां है वो युवा? कहां है वो महिलाएं? कहां है वो लड़कियां? आपको पता है वहां कॉलेज में अगर आप आज हिजाब नहीं पहनते तो कॉलेज, किसी कॉलेज, प्राइवेट, सरकारी, कहीं आपको जाना अलाउड नहीं है। कई मार्केट में वो लड़कियां जो प्रोटेस्ट में, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के बांग्लादेश में आग लगाई, मैं कह रहा हूं आग लगाई, वो कहां है? वो अपने घरों से नहीं निकल पा रही हैं, वो अपने घरों से नहीं निकल पा रही हैं। ये होता है रियलिटी, ये होती है असलियत। इसलिए बात को समझने की जरूरत है, बात को परिप्रेक्ष्य में रखने की जरूरत है। नेपाल में क्या सब कुछ हंकी डोरी है? संसद को जला देंगे, प्रधानमंत्री को भागेंगे, मंत्रियों को कुत्तों की तरह भगा के मारेंगे। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स बट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और उसके बाद नाचने की वीडियो बनाएंगे। आप समझिए, नाचने की वीडियो बनाएंगे नेपाल में। आप मुझे कह रहे हैं ये राष्ट्रवादिता है, आप मुझे कह रहे हैं ये राष्ट्रवादी लोग हैं, आप मुझे कह रहे हैं अगर ये युवा है तो ये राष्ट्रवादी युवा है। नो, अपने देश की संसद जला के नाचना गाना ये अनार्किस्ट करते हैं, ये राष्ट्रवादी नहीं करते हैं। आपको करप्ट नेताओं को भगाना था, आपने भगा दिया। आपने लोगों को घरों से निकाल के मारा, आपने क्या नहीं आपने कुछ छोड़ा नहीं, और आप कहते हैं कि आप राष्ट्रवादी हैं। जलती हुई संसद, जलते हुए प्रधानमंत्री के कार्यालय के आगे नाचना गाना, खुशी मनाना। ये नेपाल हो या अफ्रीका, अमेरिका में चार्ली कर्क को सरेआम मारना हो या बांग्लादेश में त्राहिमाम करना, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि जब एक वर्ग इतना फ्रस्ट्रेट और इतना डेस्परेट हो जाता है तो वो अपनी बात सही मनवाने के लिए और दूसरे को गलत साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। आई हैव माय फुल पैनल, मेजर जनरल बिशंबर दयाल, रविंद्र सचदेव, दीप्ति तनेजा, प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी, अनंत विजय जी, अवधेश कुमार जी, एवरीवन इज ऑन देयर विद मी टुनाइट। अनंत विजय जी को मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन जनरल दयाल, चार्ली कर्क से लेके नेपाल तक, आई वांट योर ओपनिंग कमेंट्स जनरल। देखिए ऐश्वर्या, दुनिया में तबाही मची हुई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और मैं समझता हूं जब से यूएन वीक हुई है और जब से नेशंस के अंदर न्यू नेशनलिज्म आया है और जब से लोगों ने नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म का जो है ढोंग रचा है, कहीं ना कहीं जो एलिमेंट, आई वांट टू टॉक टू यू ऑन दिस। सॉरी जनरल, आपने कहा नेशनलिज्म ढोंग रचा है, मैं आपकी बात मानता हूं, नियो नेशनलिज्म। मैं चाहता हूं आप हिंदी में भी इसको, जनरल आप एक फौजी हैं, देखिए जी, जैसे
ओके सर, जैसे ओवर टू यू, देखिए, सॉरी। जो चीज है ना ऊपर से चली जाती है और अल्टीमेटली जाके उन लोगों पे जाती है जो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जो हार्डलाइनर्स हैं, देखिए दुनिया में लेफ्टिस्ट तो जब थे ना, जब पूरा का पूरा रशिया, पूरा का पूरा लेफ्ट, एक तरह से अगर आप आइडियोलॉजी देखें तो सोवियत यूनियन ब्लॉक और कंप्लीट ब्लॉक था, और एक तरफ डेमोक्रेटिक ब्लॉक था जिसमें इंडिया वगैरह पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, नाटो उसको कह लो कुछ भी। दुनिया में डिवीजन तो तब था, क्लियर कट डिवीजन था, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर था। अब दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर नहीं है। और जो देखिए, पहले दिन मैंने बोला था आपको भी, और आपको भी याद हो तो, कि जो नेपाल में हो रहा है वो करवा रहे हैं कुछ लोग, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है उसके पीछे। और अल्टीमेटली ये होगा, जो उन्होंने किया है वो इतना घिनौना है कि मैं उस पर क्या कमेंट करूं। लेकिन वो दिख रहा था होएगा, बिकॉज जो एलिमेंट्स हैं, जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, वो हर एक कंट्री में है, और डीप स्टेट एलिमेंट्स इन सिचुएशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन इस एक्सप्लॉइट जब वो करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक एक्सक्यूज मिल जाता है। और जो काठमांडू का मेयर था, पहले दिन से वो उनको सपोर्ट कर रहा था। और आपके चैनल पे मैंने बोला है कि ये स्टूडेंट का सिर्फ नहीं है, इसके पीछे डीप स्टेट है। तो डीप स्टेट जब काम करता है तो वो जब नियो नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, इस चीज की शील्ड लेता है, वो उल्टा लेता है। जब एक पॉलिटिकल लीडर बात करता है अपने देश की हक की, जब अपने जनता के हक की, अपने लोगों के हक की, अगर डोनाल्ड ट्रंप बात करता है कि इमिग्रेंट से अमेरिका का लॉस हो रहा है, तो जो इस चीज को एक्सप्लॉइट करेंगे वो इसका रिवर्स लेंगे ना। जब से दुनिया में गांधीनिज्म जाता गया है ना, और ये एक नया प्रचंड स्टार्ट हो रखा पिछले 15-20 साल से दुनिया के अंदर। 50 लीडर्स हैं दुनिया के अंदर जो अपनी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन को, हर एक चीज को, नॉर्म को चेंज करके अपनी सत्ता में बने हुए। तो वो इसी थीम पे रखते हैं। तो जो उनके ऑपोजिशन वाले हैं वो इस थीम को एक्सप्लॉइट करते हैं, और डिवीजन होता जा रहा है, सोसाइटी में डिवीजन होता जा रहा है। देखिए आज, और मैंने उस दिन भी ये कहा था कि जब इंडिया रशिया अमेरिका के रिलेशन, कि हम दो बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी हैं, और ये टेम्पररी फेज है हमारा और अमेरिका का। और हमें और अमेरिका के अंदर इतने डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए, बिकॉज हमने 15-20 साल लगाए हैं अमेरिका और हमें रिलेशन। ये रिलेशनशिप दुनिया के लिए एक स्थायी, एक स्थिरता देने का रिलेशनशिप है। बिकॉज इंडिया जो है उससे दुनिया को बहुत कुछ सीखने को है। सिर्फ यही नहीं कि भाई हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज नहीं है, हो सकता है हमारे पास बहुत ज्यादा माइनिंग, मतलब नेचुरल गैस वगैरह नहीं हो, लेकिन हमारे पास एक ह्यूमन रिसोर्स है जिसने दुनिया को। जनरल मेरे से आप बात कीजिए, जनरल मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में, या ये चार्ली कर्क, आप मुझे बताइए, ये चार्ली कर्क प्रो रिपब्लिकन है, ये प्रो डोनाल्ड ट्रंप था? ये क्या बोलता था? ये बोलता था, ये गन कल्चर पे बोल रहा था, ये बच्चों को सरेआम अमेरिका में बच्चों को स्कूल जाते वक्त क्लासरूम में भून दिया जाता, उसके खिलाफ बोल रहा था। क्या हुआ? इसको सरेआम मार दिया। जनरल साहब, अगर मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, मैं आपसे बहस करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपको गोली थोड़ी, या आप कोई किसी को गोली थोड़ी मार देगा। ये कौन सा नया तरीका है अपना डिसेंट शो करने का? मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। ये दैट्स व्हाई ब्रॉट गांधी जी इन बिटवीन, कि दुनिया जब गांधीयन पाथ को छोड़ के, गांधीयन पाथ, अमेरिकंस वर नेवर ऑन द गांधीज वे। अमेरिकी तो गांधी के रास्ते पे कभी भी नहीं। दुनिया को लिबर्टी वहां से मिली। दुनिया तो पूरी की पूरी कॉलोनियलिज्म में थी ना। फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस से दुनिया ने सीखा, दुनिया को इंडिपेंडेंस मिली, और दुनिया को फिर लिबर्टी का एहसास हुआ, और आजादी का एहसास हुआ, सॉवरेनिटी का एहसास हुआ। जहां तक अमेरिका की बात है, देखिए बिल्कुल गलत है किसी को इस तरह से मानना, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब टॉप स्टेट्समैन, देखिए ऐश्वर्या, जब अगर डोनाल्ड ट्रंप पूरी की पूरी अमेरिका की, उसके अंदर पूरे पिछले 5 प्रेसिडेंट्स को बैठा के अपने साथ अपनी इनॉग्रल स्पीच में बोलता है कि ये 5 यूजलेस थे, अब एक नया अमेरिका होगा, तो पब्लिक क्या सीखेगी यार? स्टेट्समैन कहां हो यार? उन्होंने जो गलती की तभी तो आपको इलेक्ट किया लोगों ने। तो भाई उनको इतना ह्यूमिलेट मत करो। तो ये जो दुनिया के अंदर, ये ऐश्वर्या, दुनिया बहुत गलत राह पर जा रही है, और हम जैसा मुल्क जो प्योरली ह्यूमन रिसोर्सेज पे सॉफ्ट पावर है, जो दुनिया में फैला हुआ, हमारी सॉफ्ट पावर, हमारे लोग दुनिया में है, काम कर रहे हैं, और उससे हमारे देश में वो हमारी एक तरह से इंडस्ट्री है, वो हमारे से एक तरह से हैवी इंडस्ट्री है, वो हमारी माइंस है, वो हमारी गोल्ड माइंस है। उस पे असर पड़ेगा। भारत जैसे देश को बहुत दुनिया को ये मैसेजिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज टॉप लेवल 50 लीडर्स, आई कैन काउंट
50 लीडर्स। भाई आपने शाह को भगाया था, खोमेनी साहब वगैरह ने शाह को भगाया था ईरान से जिस मुद्दे पर, और वो आज जो शाह नहीं कर सकता था वो खोमेनी करते हैं, वो तो शरेआम कर देते ना। तो ये एक दुनिया का, आपने नजीब को हैंग किया था अफगानिस्तान में, और आज अफगानिस्तान की रिजीम एक नजीब किसी को भी हैंग कर सकती है बगैर कुछ पूछे, बगैर कुछ पूछे। मैं आ रहा हूं आपके पास जनरल, वापस आ रहा हूं। विदाउट कंसल्टिंग। ओके जनरल, कमिंग जनरल साहब, वापस आ रहा हूं। जनरल साहब वापस आ रहा हूं आपके पास। गेटिंग बैक टू थिंग्स इनटू इंडिया's perspective, back to Indian perspective. सॉरी आनंद दादा, लोग कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप का सबसे ज्यादा विरोध होता है क्योंकि वो घुसपैठियों के खिलाफ उन्होंने ICE करके एक फोर्स बनाई है, पुलिस फोर्स ICE। वो कहते हैं ये फर्क है लेफ्ट और राइट का, ये फर्क है लेफ्ट उदारवादी लोग हैं वो घुसपैठियों को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूं, भारत में हम क्या घुसपैठियों के खिलाफ नहीं करते? भारत में हम क्या रोहिंग्याओं को क्या हाथ पकड़ के क्या उनको अपने घर में बैठा लेंगे? आनंद दादा, ये सोच का फर्क है। अमेरिका से लेके भारत तक, नेपाल से लेके बांग्लादेश तक, लेफ्ट बनाम राइट है। आनंद दादा, ये तो है ही ईश्वरी, इसमें जो लेफ्ट की विचारधारा है उसको देखा जाना चाहिए। मैं बहुत गंभीरता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि लेफ्ट की विचारधारा जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में यकीन नहीं करती है। और दूसरी बात, अभी मैं जनरल साहब को सुन रहा था, बहुत सम्मान करता हूं मैं उनका, पर जब युद्ध का समय होता है ऐश्वर्य ना, तो कोई अहिंसा और कोई गांधीवाद नहीं चलता है। महाभारत और रामायण में भी युद्ध के समय में हिंसा का सहारा लेना ही पड़ता है, उस समय अहिंसा नहीं चलती है। उस समय हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई अगर एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो हम दूसरा गाल उसके सामने कर देंगे। उस समय पहलगांव में अगर घुस के 22 लोग हमारे मासूमों की हत्या होगी, नागरिकों की, तो उस समय भारत अहिंसा का पाथ नहीं ले सकता है कि हम मोमबत्तियां नहीं जला सकते हैं सीमा पर जाके। ये कोई उदारवादी नीति नहीं है, ये कायरता है, और इसको गांधी ने भी स्वीकार किया था। उस समय तो घर में घुस ऑपरेशन सिंदूर ही करना पड़ेगा, उसमें तो घर में घुस के मारना ही पड़ेगा। तो लेफ्ट की जो विचारधारा है, और मैं बहुत हैरान हूं इस बात से ऐश्वर्या कि 3-4 दिनों से कोई कहीं से ये बड़ा विमर्श का मुद्दा बनना चाहिए कि नेपाल में कम्युनिस्ट की सरकार थी, वो सरकार जो आपात मस्तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, वो सरकार जो मतलब जो पर्सनल लिबर्टी थी, ऐप के जरिए जो लोग अपने आप को व्यक्त कर रहे थे उन पर प्रतिबंध लगा रही थी, वो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही थी, वो सरकार जो देश के संविधान और कानून से ऊपर अपने को कह रही थी, वो सरकार जो मंत्रियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कोई कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश मंत्री को हटाने के बावजूद कोई कार्रवाई जो सरकार नहीं कर रही थी, वो कम्युनिस्ट सरकार थी, वो तथाकथित लिबरल सरकार थी, वो तथाकथित अभिव्यक्ति के आजादी के पैरोकार थे, वो तथाकथित रूप से नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाली सरकार थी। ये हमें जोर शोर से इस बात को कहना पड़ेगा कि वहां कम्युनिस्टों की सरकार थी, और जहां कम्युनिस्टों की सरकार होती है वहां हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। अगर अभी हम लोग लोट हो रहे, क्या कारण है कि अरब स्प्रिंग से लेके, ऐश्वर्या जी आपके साथ हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की है इसको, इजिप्ट से लेके, नेपाल से लेके, बांग्लादेश से लेके, श्रीलंका से लेके, पाकिस्तान से लेके, कहीं भी जो आंदोलन होते हैं वो फेसलेस क्यों होते हैं? वो फेस उसमें 1-2 दिनों के बाद क्यों आता है? ये जेन जी क्या होती है? जेन जी ये क्या जो लड़के यहां दिखाई दे रहे हैं जिसको बड़ी सरलता पूर्वक जेन जी का विद्रोह कर दिया गया, अगर उस जेन जी के विद्रोह को देखें तो उसमें तो सारे प्रकार के लोग शामिल हैं। सारे जो कल भी मैं देख रहा था जब वित्त मंत्री के घर में आग लगाया गया और वहां एक महिला ऊपर चिल्ला रही है, तो नीचे बड़े उम्र के लोग भी उसको देखकर तालियां बजा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो कम्युनिज्म की विचारधारा है वो चूंकि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को नहीं मानती है, इसलिए उसका राष्ट्र में यकीन नहीं है। अगर उनका राष्ट्र में यकीन होता तो उस पार्टी का नाम इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी होता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं होता, नेपालीज कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल नहीं होता। असल में इन लोगों की ये ब्रांचेज हैं, इंडिया में ब्रांच है, नेपाल में ब्रांच है, अफगानिस्तान में ब्रांच है, पाकिस्तान में ब्रांच है, हेड ऑफिस कहीं और है, और वो हेड ऑफिस से गाइड होते हैं, वहां हेड ऑफिस से फंडिंग होती है। आप याद करिए जब भारत स्वाधीन हुआ था ऐश्वर्या, और स्वाधीनता के बाद तेलंगाना में सशस्त्र विद्रोह इन कम्युनिस्टों ने भारत में किया था, तो उसको बाद इन लोगों को क्या हुआ था? इन लोगों को मॉस्को बुलाया गया था, मॉस्को में जाके ये समझौता हुआ, वहां जाके ये जब हेड ऑफिस से कहा गया
तब ये तैयार हुए, तब इनका हेड ऑफिस वहां हुआ करता था, और तब तेलंगाना में सशस्त्र विद्रोह की जो धारा थी, जो विद्रोह का आंदोलन चल रहा था, स्वाधीन भारत के खिलाफ आंदोलन चल रहा था इन लोगों का, मानता हूं 62 के युद्ध में, 62 के युद्ध में इनकी लॉयल्टी किसकी तरफ थी ये सबको याद है। तुम्हारा चेयरमैन, हमारा चेयरमैन नारा किसने लगाया? मुझे याद है। अवधेश दादा आ रहा हूं, अवधेश दादा बोलना चाह रहे हैं। अवधेश दादा, ये चार्ली कर्क, मेरे को नहीं पता आपने इसके बारे में पढ़ा कि नहीं अवधेश दादा, ये चार्ली कर्क नाम का व्यक्ति ये क्या बोल रहा था? ये पूरी सोच है, ये राइट बनाम लेफ्ट है अवधेश जी? ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं आपका को बहुत ही मतलब साधु बात देता हूं कि पिछले लंबे समय से विश्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है नियो लेफ्ट, उसको आपने अपने तरीके से उठाया है। देखिए, मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि विश्व में एक अजीब किस्म का नौ वाम मार्ग शुरू हुआ है। जो पहले के मार्क्स और लेनिनिस्ट थे, कम से कम उनके अंदर अपने विचार को लेकर थोड़ा कमिटमेंट होता था। हिंसा में वो भी विश्वास करते थे, खून करते थे, राष्ट्र की सीमाओं में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनका कमिटमेंट था। सैकड़ों कम्युनिस्ट लीडर को देश और दुनिया में हमने देखा है जो अपने प्रिंसिपल के लिए काम करते थे, और प्रिंसिपल से हमारी पूरी असहमति थी। हालांकि उसमें हिंसा थी। जब 1917 की क्रांति हुई तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग गाजर मूली की तरह काटे गए। उसी ढंग से जब चीन की क्रांति हुई और सांस्कृतिक क्रांति में तो कहा जाता है कि 3-3.5 करोड़ लोग मार दिए गए। लेकिन इस समय का जो नियो लेफ्टिज्म है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग, अलग अलग पार्टियों के नेता, थिंक टैंक, यूनिवर्सिटी, यहां तक कि मीडिया ग्रुप शामिल है, यह अजीब किस्म का इनका कोई कमिटमेंट नहीं है। यह प्रिंसिपल कोई इनका दुनिया भर में मिलता नहीं है। इस समय जो भी दुनिया में अपने राष्ट्र की बात करेगा, अपने राष्ट्र के कल्चर की, सभ्यता की बात करता है, उसको स्ट्रांग करने के लिए खड़ा होता है, उसके विरुद्ध अजीब अजीब किस्म का दुष्प्रचार शुरू करते हैं। और जैसे ये जो किर्क चार्ली था, इसको भी नाजीवादी, फासिस्टवादी, इसको हिटलरवादी और अलग अलग तरीके से दुनिया में घृणा पैदा की जा रही है, और इसको फंड व्यापक पैमाने पर हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के अंदर झूठ फैला के गुस्से पैदा किए जा रहे हैं, और इसके पैटर्न दुनिया में थोड़े थोड़े मिला के देखेंगे तो एक प्रकार के एक भयानक स्थिति है दुनिया में। ये नौ वामवाद जो है, जिसमें दुनिया भर में खरबपति शामिल है। और जब कोल्ड वॉर का एंड हुआ था तो उस समय कहा था कि इतिहास का अंत हो गया है। उसके बाद से जॉर्ज सोरोस ने दुनिया के 70 देशों में अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन स्थापित की थी, और उसकी अजीब कल्पना है, स्त्री को पुरुष बना दो, लड़के को लड़की बना दो, बाउंड्री खत्म कर दो देश की, शिक्षा ऐसा हो कि वहां नेशनलिज्म का भाव पैदा नहीं हो। वो खलनायक बना रहे हैं, और दुनिया अत्यंत खतरनाक मोड़ पर है। इसका कोई लीडर नहीं होता है, किसके अंदर गुस्सा आके किसको मार देगा, कहां क्या कर देगा। भारत में आप देखिए, भारत में जो किसान आंदोलन था, उसमें एक पार्ट ऐसा हो गया कि वो लाल किले पर चढ़ गया और ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में किस ढंग से कोहराम मचाया गया था। और उसके एक नेता ने कहा कि हमसे तो गलती हो गई, हम तो संसद की ओर जाने वाले थे, बांग्लादेश दोहरा देते। एक लड़का अभी जेल में है जिसने कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट को काट देते। और नरेंद्र मोदी को लेकर इस समय देश में जो राहुल गांधी जी है, मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट जो उनके सलाहकार हैं, आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ये जॉर्ज सोरोस और बाकी के पैटर्न पर भारत की राजनीति को ले जाई जा रही है, और यह अत्यंत भयावह परिस्थिति है। दुनिया को अलग से इस पर विचार करना पड़ेगा। हम चार्ली किर्क से असहमत हो सकते हैं क्योंकि भारत के विरुद्ध वीजा नियम पर उसने बोला था, डोनाल्ड ट्रंप से असहमत हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में ये नए युवाओं को, नए लोगों को, जिनका कभी आंदोलन का, धरातल का अनुभव नहीं है, उनके अंदर अपने नेताओं के बारे में झूठ फैला के, आखिर हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दिया था, क्योंकि वो रिपोर्ट क्या था, वो कहां से आया था, वो रिपोर्ट कौन देने वाला था, वो रिपोर्ट को। इस प्रकार से दुनिया भर में जो नेपाल में देख रहे हैं ना, वो नेता सब थे, लेकिन इतना भी नहीं था कि वो सब रावण थे, जिसके बारे में यह स्थिति पैदा करके और सोशल मीडिया से अभियान चल रहा था और फंडिंग हो रही थी। यह पूरी दुनिया में आपको दिखाई दे रहा है। अब ब्रिटेन जैसे देश में पुलिस को हथियार रखने पड़े हैं, पहले कुछ नहीं रखते थे। फ्रांस में समस्या पैदा हो रही है, नीदरलैंड में समस्या पैदा हो रही है, बेल्जियम में समस्या पैदा हो रही है। तो यह एक भयानक परिस्थिति है, और इसका एक जो खतरनाक पहलू है ऐश्वर्या जी, कि दुनिया भर के
जो इस्लामिक पावर, जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट हैं, वो भी इसके पार्ट में शामिल होकर के और अपने तरीके से दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन है और इस डेंजरस सिचुएशन में कोई नेता नहीं है। जो लास्ट मुझे कहना है कि देखिए, लेफ्ट और राइट जो है फ्रांस की क्रांति से आई थी 1789 में। जब क्रांति के बाद लोग बैठे थे विचार करने के लिए, तो जो लोग लेफ्ट में बैठे थे उन्होंने कहा राजा को फांसी पर चढ़ा देंगे, चर्च खत्म कर देंगे, वो लेफ्ट कहलाए। थोड़ा बचाव में थे वो राइट कहलाए। तो ये लेफ्ट और राइट कोई कंप्लीट एक जिसको कहने का यूनिफाइड विचार नहीं है जिसको एक तरीके से लिया जाए। लेकिन ये जो आपने विषय उठाया है, ये विषय देश और दुनिया के लिए इस समय चर्चा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शक्तियां संपूर्ण दुनिया की मानवता, संदीप जी, सभ्यता को, दीप्ति जी, सभ्यता संस्कृतियों को, and Ravindra Dada, प्रतिबद्धता से can I have all these three leaders नष्ट करने before I come to all three of you? मैं इससे पहले आप तीनों के पास आऊं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, गरिमा, if you can play just graphics with me for a minute. 2021 में आपको याद है सबसे पहले म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था। मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं, भारतीय उपमहाद्वीप की। 2021 में तख्ता पलट के ठीक बाद अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता पे काबिज हो गया। 2022 में श्रीलंका की सड़कों पे जनता आ गई, हुजूम आ गया, लोगों ने कहा ये क्या हो गया, त्राहिमाम हो गया। वहां के राष्ट्रपति को देश से भगा दिया गया। उसी साल में पाकिस्तान में इमरान खान को उसकी कुर्सी से उखाड़ के जेल में फेंक दिया। आज तक इमरान खान जेल में है। आई डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर दैट मैन, बट इट इज व्हाट इट इज। 2024 में बांग्लादेश को जलाना शुरू किया। 2025 आते आते नेपाल में हमने देखा ओली का खेल खत्म कर दिया गया। लगता है ये पूरी कोशिश है, इट्स अ डीप स्टेट ऑपरेशन। भारत के आसपास इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में किस तरह से एक एक करके, मैंने आपको बताया, एक एक स्टेट करके डीप स्टेट अपने मन की सरकारों को रख रहा है, और जो उसकी बात नहीं सुनता या उसे जेल में डाल देता है या उसे उसी के देश से भागना पड़ता है दुम दबा के। दिस इज अ रियलिटी। वहां तख्ता पलट हो जाए, वहां नेताओं को सरेआम मारा जाए, राष्ट्रपति को श्रीलंका में या प्रधानमंत्री को नेपाल में भागना पड़ता है। कोई ना कोई नैरेटिव, कोई ना कोई मुद्दा, जो अभी अवधेश जी बोल रहे थे उससे पहले आनंद दादा, सेट कर दिया जाता है जिससे जनता भड़के, सड़कों पर आए। अब इससे पहले मैं अपने इन तीन एनालिस्ट के पास आऊं, मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं, नजर डालिएगा, क्योंकि जिसकी बात अवधेश कुमार जी ने की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। किसान आंदोलन, किसानों के नाम पे आंदोलन था वो। जय जवान जय किसान। जनरल साहब से पूछिए, भारत की एक ही मां के दो बेटे, बड़ा जवान है तो छोटा किसान है, एक ही दरवाजे से निकलता है जवान और किसान दोनों। उस किसान के नाम को इस्तेमाल करके दिल्ली की चौखट पर जो लोगों ने भीड़ जमा करने की कोशिश की, लाल किले पे चढ़ने की, वो क्या था? मणिपुर में जो हुआ और उसको कैसे भुनाने की कोशिश की। अगर वो काफी नहीं था तो ट्रेन डिरेल की गई, एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला, हां ये एक तरीके से किया जा रहा है, क्रमबद्ध तरीके से किया जा रहा है। कि किस लिए आपको लगता है ये ऐसे ही हो रहा है? भारत में भीड़ को सड़कों पर लाने की ये एक कोशिश है। ये कौन कर रहा है ये सरकार जाने, लेकिन आपको, हमको, जनता को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज जो वोट चोरी के नाम पे हो रहा है, वोट चोरी के नाम पे क्या हो रहा है? सड़कों पर उतरो। धीरे धीरे नेपाल के बाद सुखबुगाहट, कभी कोई सपा का नेता बोलता है, कभी कोई कांग्रेस का नेता बोलता है, ये करो। पर क्या ये पॉसिबल है भारत में? मेरी माने तो नहीं, ये भारत में नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप क्या करके मानेगा वो डोनाल्ड ट्रंप जाने, लेकिन भारत में ये नहीं हो सकता। ये कोशिश है, ये आज से नहीं हो रही है, पिछले एक दशक से हो रही है, लेकिन क्या इसमें कोई सक्सेसफुल हो सकता है? दीप्ति जी, फर्स्ट टू यू, संदीप त्रिपाठी जी एंड रविंद्र जी, कमिंग टू ऑल थ्री ऑफ यू। ऐश्वर्या, मैं भी पहले आपको बधाई का पात्र ही बोलूंगी कि आपने इस मुद्दे को केवल चार्ली कर्क की डेथ के साथ नहीं, उनके असैसिनेशन के साथ नहीं, मर्डर के साथ नहीं, बल्कि ये जो लेफ्ट राइट का डिबेट चल रहा है उसकी आप डीप उसके अंदर तक गए और आपने उस मुद्दे को बिल्कुल उसी पहलू में देखा जिसमें इसको देखना चाहिए था। जैसे कि अभी आनंद दा बोल रहे थे कि इट इज अ वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज। लेफ्ट के लिए कोई बाउंड्री है ही नहीं, उनको केवल एक
फंडिंग हो रही है और ये उनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। सिमिलरली अवधेश दा ने कहा कि नियो लेफ्ट का जमाना है, मैं इसमें कहूंगी कि नियो लिबरल का एक अलग ही जमाना आ गया है कि हम लोग देखना ही नहीं चाह रहे, समझना ही नहीं चाह रहे। आपने मणिपुर की बात करी, आपने किसान आंदोलनों की बात करी, आंदोलन की, इसके अलावा आप नियरर होम देखो, हर चीज में हम एक लेफ्ट पर्सपेक्टिव डाल के, क्या हम नियो लिबरलिज्म की बात करें, क्या हम इक्वालिटी की बात करें, कि मुझे बड़ा शर्मनाक महसूस होता है जब मैं कॉलेज में जाती हूं और बच्चे मुझसे जब पूछते हैं कि कल कांग्रेस के हवाले से ये स्टेटमेंट आती है कि इवन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उसमें वोट चोरी हुई है। मतलब आपको बैलेट दो, फिजिकल बैलेट दो तो आपको प्रॉब्लम है, आपको ईवीएम्स दो तो आपको प्रॉब्लम है। क्या भगवान साक्षात उतर कर बताएंगे कि भैया ये जीता है, ये हारा है? कुछ एक्सेप्टेंस ही नहीं है। बच्चे कॉलेज में पूछते हैं कि क्या मैम वाकई उसमें इलेक्शन रिगिंग हुई है? क्यों ये एक विचारधारा, एक माइंडसेट बनाया जा रहा है जेन जी के नाम पे कि भैया यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, तुम सेकुलर हो जाओ, तुम लेफ्ट हो जाओ, लिबरल हो जाओ तो ही चलेगा। आप देखो सीएए को लेकर तो यहां प्रॉब्लम क्रिएट की गई, वक्फ एक्ट को लेकर तो ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, जमीन है, दुनिया की जमीन है, क्यों वक्फ बोर्ड उसको अपने लेकर चले, उसमें प्रॉब्लम आ गई। एनईपी तक में इन्होंने ढूंढ लिया कि ये तो सैफ्रनाइजेशन करने का तरीका है। एक आप देखो वहां पे केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब इंडिया ब्लॉक के स्टेट्स हैं, इसमें बगैर एनईपी को समझे, मैं एनईपी की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं कॉलेज में जाती हूँ, प्रोफेसर हूँ, बच्चे आमतौर ये बात पूछते हैं, एनईपी की गहराई को पढ़े बिना वहां टू लैंग्वेज की बात हो रही है, केवल हिंदी की बात ही नहीं हुई है, उसको तोड़ मरोड़ के बच्चों के दिमाग में फीड करे जाना, जेनजी के दिमाग में फीड करे जाना कि ये तो सैफ्रनाइजेशन का है, एनईपी में वो करना। डीलिमिटेशन को लेके लेफ्ट राइट की बात कर लिए, भाई कोई आज तो डीलिमिटेशन आई नहीं है, 27 में नहीं तो आएगी नहीं, पता नहीं था कि क्या पॉपुलेशन उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो आज ये तमिलनाडु और ये वही इंडिया ब्लॉक के स्टेट्स का ये अचानक से बोल देना कि इसमें तो जी यूपी गेन कर जाएगा, राइट विंग स्टेट्स गेन कर जाएंगे, हर चीज को ये लेफ्ट राइट के एक एक तराजू में तोल देते हैं, जो बात ही नहीं समझ आती। 2001 में अफजल गुरु को अगर पकड़ा गया, हमारे पार्लियामेंट पे इतना घिनौना अटैक हुआ, उसके बाद 2016 में एंटी इंडिया स्लोगन्स हो रहे हैं जेएनयू में, और उसी कन्हैया कुमार को, मैं तो नाम लेकर बोल रही हूँ, मेरे से पहले कुछ पैनलिस्ट ने नाम नहीं लिया था, आप उसी कन्हैया कुमार को जो वहां पे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनको आप टिकट दे देते हो अपनी पार्टी से। वो बहुत, मैं तो कहूंगी भारत के, दिल्ली के जनता की समझदारी थी कि उनको नहीं जिताया, बट आप क्या एक माइंडसेट प्रमोट कर रहे हो। मेरे आज 8 अप्रैल 2025 की ट्वीट अगर हम पढ़ें चार्ली कर्क की, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने बड़े क्लियरली, ही वाज सीइंग दिस कमिंग, उन्होंने कह दिया था कि दी असैसिनेशन कल्चर इज स्प्रेडिंग ऑन द लेफ्ट। ये अपने आप में एक वार्निंग थी देश को। उन्होंने बकायदा आंकड़ों के आधार पर एक उन्होंने कैलिफोर्निया में सर्वे किया था, और मैं उस सर्वे का 2 मिनट आपसे बस इसी पे अंत करूंगी। सर्वे का उन्होंने पूरे डायग्राम के साथ एक्स पे ट्वीट किया था कि आज की डेट में लेफ्ट जस्टिफाई करता है इवन एलन मस्क को मार देना, असैसिनेशन कर देना, ट्रंप को असैसिनेशन कर देना। ऑल इंडिया उन्होंने जब डेटा लिया, ऑल कैलिफोर्निया सॉरी, तो 31.6% जस्टिफाइड एंड लेफ्ट 48.6% जस्टिफाइड the killing of Elon Musk, and Trump के लिए 55.2% justify the killing of Trump। मैं कहती हूँ we can love anybody, we can hate anybody, हम किसी की पॉलिसी से सहमत हो सकते हैं, ना सहमत हो सकते हैं, लेकिन मार देना, अब वो गन कल्चर की बात करते थे प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी और रविंद्र सचदेव जी, मैं आप दोनों का व्यू पॉइंट ला रहा हूं, इससे पहले कि गो बैक टू जनरल। संदीप त्रिपाठी जी, आपसे शुरू करता हूं। रविंद्र सर, कमिंग टू यू आफ्टर दिस। जी ऐश्वर्य जी, सबसे पहले तो ये जो आपने टॉपिक रखा है थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज की जो यूथ है, जो जेन जी यूथ जो हम कह रहे हैं, जो सीधे पूरा दिन उनका टाइम रील्स देखने बनाने में लगता है, उसको राइट और लेफ्ट वर्सेस आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं होता, ना कुछ से उसको ये नहीं मालूम होता है कि आखिर इस आइडियोलॉजी का डायरेक्शन क्या होता है। और जब कोई भी फ्लोट होता है, कोई भी कंस्पिरेसी फ्लोट होती है, तो उस फ्लोट में वो बिना सोचे समझे उसका शिकार होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस तरीके के टॉपिक रखें ताकि समझ में आए कि आखिर ये हो क्यों रहा है दुनिया में। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा इसमें कि जो नैरेटिव्स आज के डेट में ओवरनाइट फ्लोट होते हैं और उसके बाद तुरंत कंट्री डिस्टेबलाइज हो जाती है, उसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि
उनका जो एक टूल है, ये जो डिजिटल सोसाइटी है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है सोसाइटी में, ये बहुत आसान हो गया है यूथ को डाइवर्ट करने में, और स्पेशली वो यूथ को जो जिसके अंदर न तो फिलॉसफी है, न तो गहराई है, न तो डेप्थ है, न तो स्ट्रगल है, न तो उसने रिवोल्यूशन को कभी नहीं सुना। कि आप यदि बात करें किसी भी अभी 15 साल के बच्चे से कि रामलीला मैदान क्या होता है, उसे कुछ भी नहीं मालूम कि वो एक रेजिस्टेंस की जमीन है। उसको ये मालूम है कि ये जो टिकटॉक है या इंस्टाग्राम है, यहाँ एक फॉलोअर बनती है, एक व्यू बनता है, और वो भी कैसे बनता है हम भी मालूम है कि टेक्नोलॉजिकली कैसे वो फॉल्स क्रिएट किया जाता है, किसी के व्यूअरशिप को बढ़ाया जाता है। तो कहने का सेंस है कि जो डिजिटल जो ट्रैप है, इस ट्रैप में आकर के नेपाल का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है, अभी पिछले डिबेट में बोल के मैं यही आया था कि आपने वहां के नेतृत्व को डेमोलिश किया, लेकिन व्हाट नेक्स्ट आपके सामने आगे क्या है? आप सामने कुछ आपके पास विजन नहीं है, इसलिए आप कह रहे हो कि किंग मस्ट रिटर्न, राजशाही वापस आने चाहिए। यदि राजशाही वापस आनी थी तो ये सब तीनों जो पिछले 15 साल से वहां पर रूलिंग कर रहे थे, ये राजशाही के तो प्रतीक थे कहीं ना कहीं। तो कहने का सेंस ये कि आज का युवा बहुत भटका हुआ है, और सबसे अच्छी जिम्मेदारी मीडिया की और सबकी जो भी इंटेलेक्चुअल्स उनकी ये है कि एटलीस्ट उनको ये समझाया जाए कि डिफरेंस जो है डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पार्ट है। और मेरा सबसे बड़ा मानना यह है कि भारत, ये मैं आज फिर से आपके रॉबिन जी, ऐश्वर्य जी एक लास्ट मिनट में जी प्लीज टाइम दीजिएगा, मैं कहना चाहता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदुस्तान किसी भी तरह के किसी भी तरीके के नैरेटिव में आने वाला नहीं है, यहाँ नैरेटिव में आने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच रॉबिन जी फॉर वेटिंग सर। ओवर टू यू रॉबिन सचदेव जी। थैंक यू ऐश्वर्य जी। मैं क्विकली बुलेट्स में करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी डिस्कशन, रियली ब्यूटीफुल आई थिंक, और ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए नेशनल डिस्कोर्स में। क्विक पॉइंट्स, आज की दुनिया क्या है, उथल पुथल है, फ्लक्स है, ये वो। मैंने एक मॉडल बनाया, शायद आपके शो में पहले भी दिखाया। दुनिया एक तरह की आज की एक मैट्रिक्स हो गई है, इसमें सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, पार्टनरशिप्स बना रहे हैं इत्यादि, सब अपने अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं, सप्लाई चेन्स। तो ये एक मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है इस समय, जिसे हम कहेंगे वर्ल्ड ऑर्डर। अब इसमें अमेरिका पे आ जाइए, फिर मैं चार्ली पे आता हूँ। अमेरिका इस समय एक बटावा नेशन है। अमेरिका को कहा जाता था ये मेल्टिंग पॉट है, कि अलग अलग इमिग्रेशंस आते हैं, इमिग्रेंट्स आते हैं, देश में एक कल्चर मेल्टिंग पॉट है। मेरा ये कहना है कि अमेरिका आज की तारीख में मेल्टिंग पॉट नहीं रहा। अमेरिका आज की तारीख में मेटाफोर जो सही है वो है बॉक्सिंग रिंग बन गया है। दो साइड्स हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और दोनों साइड एक दूसरे से डरते हैं, और दोनों साइड में से जिसको मौका मिलेगा वो दूसरे को दबाएगा। ये इस समय अमेरिका के हालात हो गए हैं। नाउ कमिंग टू चार्ली कर्क, यस, पर हम एक चीज़, बाय द वे, हम एक चीज़ उसकी पर्सनालिटी का ये देख नहीं रहे या सोच नहीं रहे, वो एक वाइट रेसिस्ट था ऑलमोस्ट। उसने रिप्लेसमेंट थ्योरीज को प्रमोट करता था कि इमिग्रेंट जो अमेरिका के अंदर आते हैं, ये लोग अपने पीछे चेन लेकर आते हैं, हमें रिप्लेस कर रहे हैं वाइट्स को। ठीक है, उसके विचार थे, राइट। इंडियंस को लेकर उसने भी कल या परसों ही कहा था कि इंडियंस को वीजा नहीं मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गए इंडियंस। यस, नहीं, श्योर। सो द पॉइंट इज, सो चार्ली कर्क, यस, वो एक मागा का, राइट का, ट्रंप का बहुत वो था। एंड ये हम पॉलिटिकल वायलेंस, आई डू थिंक कि हम अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में बढ़ता हुआ देखेंगे, और इससे दोनों साइड्स में बढ़ेगा ये। ओके, नाउ अब जो बाकी है, देखिए, दे वांट टू मेक अ क्रिश्चियन नेशन। श्योर, अपना नेशन है, जैसे बनाओ। सो द पॉइंट इज, जब आप लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हो, आई थिंक काफी नुआंसेस हैं, ग्रे स्केल्स हैं आउट देयर इन दैट, राइट। नाउ अमेरिका, अगर हम कहें, फिर लेफ्ट और राइट की अगर बात हो, फिलोसफीज की बात हो, दुनिया में कैपिटलिज्म, राइट, राइट इज सपोज टू वर्क फॉर कैपिटलिज्म, राइट, पर अमेरिका तो आज की तारीख में सोशलिज्म की तरफ जा रहा है सर। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंटेल में 10% शेयर ले लिए हैं। एनवीडिया के जितने चिप्स चाइना में बिक रहे हैं, उनकी 15% रॉयल्टी अमेरिकन कॉफर्स में आ रही है। तो जितने भी सिस्टम्स हैं, ये लेफ्ट या राइट, आई थिंक ब्रॉड लेबल्स हैं, डेफिनेटली यस, बट हर एक की अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन है अपने देश के हिसाब से। तो नेपाल में भी शायद वैसी है। अभी हम डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, अब डीप स्टेट की कोई मुझे एक परिभाषा बता दे। ट्रंप की परिभाषा डीप स्टेट की बिल्कुल अलग है, हमारी परिभाषा अलग है। बांग्लादेश में लोग हैं, नेपाल में वो, तो डीप स्टेट इस समय एक एलिफेंट सा बन गया है, जिसको हर बंदा अपने हिसाब से डीप स्टेट डिफाइन करता है, राइट। वो भी हो रहा है। ट्रंप की डेफिनेशन डीप स्टेट है, वो कहता है अमेरिकी गवर्नमेंट के अंदर जो ऑफिशियल जो मेरे को काम नहीं करने देते, जो जजेस जो डेमोक्रेट्स ने अपॉइंट करे हैं, ये है डीप स्टेट, और जो जर्नलिस्ट उनके साथ मिलकर मेरी खबरें मेरे खिलाफ लिखते हैं, ये डीप स्टेट है ट्रंप के लिए। राइट, डीप स्टेट है मोर लेस। Why should we not say it clearly? जनरल दयाल, एंडिंग कमेंट्स। आनंद दादा आ रहा हूं, अवधेश जी आ रहा हूं।
राइट। देखिए जनरल दयाल, पहले तो मैं आनंद दादा एक रिकॉर्ड क्लियर कर देता हूं। अनंत विजय जी को भी ले आइए। मैंने गांधी जी का नाम लिया था। मैंने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान को दूसरा गाल दिखा दो। मैंने ये नहीं कहा था कि उसको घुस के मैं फौज में इसलिए नहीं गया था कि दूसरा गाल दिखा दूंगा। मेरे पूर्वज इसलिए नहीं गए थे कि दूसरा गाल दिखा देंगे, और मेरे बच्चे इसलिए नहीं गए हुए कि दूसरा गाल दिखा देंगे। वो इसलिए गए हुए हैं कि पाकिस्तान को मारेंगे, ठोकेंगे। तो पहले तो गांधी जी को गलत कंटेक्स्ट में गलत तरह से लाके और मेरे नाम के साथ ड्रैग करके ऐसे मत कीजिएगा नेशनल चैनल पे आप, ठीक है। स्पष्ट मैंने बोला था कि आज की दुनिया में जो लीडरशिप्स हैं, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिस्कशंस हैं, वो गांधी जी का क्या था कि भाई शांति से वार्तालाप के थ्रू जरिए से रिजॉल्व किया जाए। और आज अगर है दुनिया में तो इसी चीज की कमी है। आप देखो ना, हमारे और अमेरिका के रिलेशन एकदम से एक महीने के अंदर एकदम से अब्रप्ट हो गए। 15 साल 20 साल की मेहनत, क्योंकि डिस्कशन समवेयर वर टेकन ओवर बाय एन इंडिविजुअल प्रेसिडेंट। तो आज की दुनिया में अगर लेफ्ट राइट की प्रॉब्लम है, इसमें कोई किसी मौत को, किसी को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। माफी चाहता हूं, सबको रोक रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ली कर्क को लेके एक बहुत बड़ी घोषणा की है। जी हां, वही चार्ली कर्क जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। चार्ली कर्क को मरणोपरांत सम्मान देने की घोषणा की है, राष्ट्रीय सम्मान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ली कर्क को सम्मान देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, और ये डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड प्रेसिडेंसी में जब वो दूसरी बार इस बार राष्ट्रपति बने, शायद ये पहला सम्मान है जो वो दे रहे हैं, और वो चार्ली कर्क को है मरणोपरांत। सो दैट्स द ब्रेकिंग न्यूज व्हिच इज कमिंग राइट नाउ। मेरे पास समय आज कम है, but that's the breaking news. मैं माफी चाहता हूं जनरल साहब, I'm able to come back to you. आनंद दादा, अवधेश जी, प्रोफेसर, thank you everyone. Thank you everyone. रॉबिन जी, नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।